नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात कोरोना की ही करेंगे। देश में आज फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। 41,157 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 518 मरीजों की मौत हो गई है। 42,004 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। देश में 4,22,660 एक्टिव केस हैं। अब तक 40 लाख, अगर हम बात करें 40 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लगी, माफ कीजिए, जो जानकारी आ रही है कि 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। 40 करोड़ 49 लाख लोगों को दरअसल वैक्सीन लग चुकी है देश में। तो ये एक आंकड़ा आया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेजी से चलाया जा रहा है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट अब परेशान कर रहा है और वैक्सीनेशन ही फिलहाल सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो 24 घंटे में 518 मरीजों की मौत हो गई है। लखनऊ में थोड़ी देर में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समन्वय बैठक करेंगे, जिसमें संघ के साथ सरकार और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार की विकास योजनाओं की उपलब्धि के तौर पर चुनाव में कैसे ले जाया जाए इन विकास योजनाओं को, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। बैठक का पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव पर रहेगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण को अगले चुनाव में चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है। धर्मांतरण को रोकने के लिए योगी सरकार और क्या कदम उठा सकती है, उस पर भी चर्चा होगी। थोड़ी देर में आरएसएस और बीजेपी की बैठक, दोनों के काम करने की स्ट्रैटेजी बेशक अलग हो, लेकिन इस बैठक का नाम समन्वय, याद रखिएगा। और बिना समन्वय आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो तालमेल आप इसे समझ सकते हैं और तालमेल के साथ कैसे आपको जनता के बीच में जाना है, ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला। और उसी हिसाब से कहा जा रहा है कि चाहे सेंटर की योजनाएं हो या स्टेट्स की योजनाएं हो, उसे कैसे लेके जाया जाए जनता के बीच में, इस पर मंथन होगा। साथ ही साथ सारे मिलके किस तरह से किसी तरह का मनमुटाव ना रहे और मनभेद उनको खत्म करते हुए आगे बढ़े। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई। अनामिका, ये बैठक कब तक शुरू होगी और मुख्य एजेंडा बताइएगा। देखिए जीनत, लगभग बैठक शुरू हो चुकी है। संघ के तमाम पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रचारक, इसके अलावा जो नए समन्वयक हैं अरुण सिंह, वो भी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। सरकार का ये प्रयास है, संगठन का ये प्रयास है कि कम से कम जो सर्वे करवा रहा है संघ योजनाओं को लेकर, उपलब्धियों को लेकर, या जो खाका तैयार किया जा रहा है, वो आगामी दिनों में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा जब सरकार प्रचार प्रसार के मैदान में उतरेगी और सरकार की उपलब्धियों को आगे पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि संघ की जो बैठक है, इसमें जो खाका तैयार किया गया है, संगठन की तैयारी अलग, सरकार की उपलब्धियां अलग और संघ का सर्वे अलग, तीन चीजों को मिलाकर के आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जानी है, जिसमें अलग अलग मुद्दे, सरकार के कामकाज का रोड मैप और ये भी कि हर वर्ग के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, उन वर्गों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो ये उपलब्धियां कैसे पहुंचेंगी, इसका प्रारूप कैसे तैयार होगा, अनामिका, बैठक में कौन कौन पहुंच गया अभी? क्योंकि जानकारी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, सुबह से लगातार मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे, तो सभी पहुंच गए हैं क्या? देखिए जीनत, समन्वय बैठक की आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। आज इस बात की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोपहर के बाद वहां पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सरकार का कोई भी व्यक्ति उस बैठक में शामिल नहीं है। संघ की बैठक शुरू हो चुकी है, संघ की जो आंतरिक बैठक होती है अब वो शुरू हो चुकी है, उसका मंथन शुरू हो चुका है। लेकिन दोपहर के बाद आपको सरकार के और संगठन के तमाम पदाधिकारी भी वहां पे पहुंचेंगे और इसके बाद अपनी अपनी बात रखी जाएगी। लेकिन इसके पहले जो संघ के पदाधिकारियों की बैठक है, प्रचारकों की बैठक है, खासतौर पर पश्चिम और अवध क्षेत्र के, उनकी आंतरिक बैठक शुरू हो चुकी है और ये मंथन दिन भर चलेगा और ये बैठक के दूसरे दिन का आखिरी जो रूप है वो रखा जाएगा, यानी कि आज ये बैठक खत्म भी हो जाएगी। जीनत, अनामिका, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि देखिए पूर्वांचल का आगाज हमने देखा, आपने अवध और पश्चिम क्षेत्र का जिक्र किया, तो इसमें क्या ये मान के चले कि बड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको फिर बुंदेलखंड का भी जिक्र आ जाएगा, तो आप इस तरह से क्षेत्रवार चीजों को बांट के और फिर आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख चित्रकूट में थे, वो एक अलग हम समझते हैं उसे जिस तरह से।
बिल्कुल जीनत, देखिए पिछले दिनों चित्रकूट में मंथन चलता रहा। कम से कम चित्रकूट में जो मंथन चला उसमें संघ के पदाधिकारियों में भी कुछ बदलाव किए गए, जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव किए गए। तो आपने देखा ये कि कृष्ण गोपाल की जगह अब अरुण सिंह को नया समन्वयक का पद दिया गया और अब वही कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। तो ये बड़े बदलाव हमें वहां पर देखने को मिले। लेकिन आज लखनऊ में जो बैठक चल रही है, खासतौर पर कानपुर रोड के एक निजी स्कूल में, वहां पर प्रयास यह है कि मंच ऐसा दिया जाए ताकि जो तीनों संगठन की अगर बात की जाए, जो अनुषांगिक संगठन बीजेपी के ऑलरेडी चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके भी पदाधिकारियों को बुलाया जाए ताकि वो भी अपनी बात रख सके, संगठन के लोग भी अपनी बात रख सके और सरकार के जो लोग हैं वो भी जाके अपनी बात रख सके। ठीक है नामिका, तो कुल मिलाकर महामंथन जो है वो हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी और आरएसएस के बाद अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। तो कांग्रेस को यूपी में मजबूत करने की कोशिश कर रही प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में लखनऊ में कार्यकर्ताओं से प्रियंका मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि पार्टी को मजबूत करने और मिशन 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर प्रियंका कार्यकर्ताओं से उनके सुझाव सुनेंगी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रियंका दोपहर बाद लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। इससे पहले यूपी दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। प्रियंका ने सभी कांग्रेसियों से चुनाव तक एकजुट होकर 24 घंटे काम करने को कहा। साथ ही बिना डरे बिना थके आगे बढ़ने की नसीहत भी दी। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हर जिले में प्रशिक्षण के कार्य हो रहे हैं, जिसके बाद आप ग्राम पंचायत तक संगठन को बनाएंगे और कमेटियों का गठन करेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात इस चीज पर आपको गर्व होना चाहिए कि जो संगठन बना है वो फर्जी और कागजी नहीं है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आज से चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। लड़ने के लिए अनुशासन भी जरूरी है, तो सुन लीजिए। मैं इतना कहना चाहती हूँ आपको कि मन बनाइए, मजबूत बनिए और एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव की तरफ इतना काम करेंगे कि सबको शर्मिंदा कर देंगे। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, हमने प्रियंका को सुना, वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आप डट जाइए, काम करना है, बहुत काम करना है। प्रियंका गांधी के आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा, और क्या कोई ऐसी चर्चा है कि वो आप यहीं पर ठिकाना बनाएंगी, यहीं डेरा डालेंगी, क्योंकि चुनाव है तो लीडर का होना भी तो जरूरी है। देखिए, यकीनन जीनत, प्रियंका गांधी इस वक्त अपने दौरे के तीसरे दिन फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पत्रकार हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनसे चर्चा कर रही हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस की स्थिति का आकलन कर रही हैं। प्रियंका गांधी ये जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 3 दशकों से कांग्रेस हाशिए पर रही है। ऐसे में जो कांग्रेस का संगठन है उसको बिना गाँव स्तर पर मजबूत किए उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी योगी सरकार को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि कांग्रेस एक और जहां संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर खुद प्रियंका गांधी अब अपने के नेतृत्व में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपने देखा कि बीते 2 दिनों में जहां प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ पहुंचते ही योगी सरकार के खिलाफ मौन धरने पर बैठी, तो वहीं दूसरे दिन लखीमपुर पहुंचकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। और आज भी वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं और वो रणनीति बनाएंगी कि आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए और बेहतर प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि ये पहला मौका है जब आप बिल्कुल पहला मौका है। 3 दिवसीय कार्यक्रम और कोशिश कर रही है कि पार्टी को बूस्ट किया जाए, काडर, क्योंकि मनोबल बहुत ज्यादा टूटा है कार्यकर्ताओं का, तो उसे भी वो कोशिश करें कि एक ऑक्सीजन दे। बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारियों के लिए। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक 11 बजे शुरू होगी और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए की भी बैठक होनी है। इससे पहले संसद के मानसून सत्र को लेकर शनिवार को राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की। सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील भी की थी।
उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर निर्माण में कथित चंदा घोटाले को लेकर बड़ा बयान दिया। हाथरस पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा है कि जिसे भी राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में घोटाले की आशंका है, वो मेरे पास आए और चंदे की रसीद दिखाकर अपना अपना पैसा वापस ले जाएं। अगर किसी ने चंदा दिया हो और उससे घोटालेबाजी की शंका हो तो साक्षी महाराज के पास आके अपनी रसीद दिखाए और हमसे अपनी चंदा वापस ले जाए। खबर बहराइच से आ रही है। पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को सिगरेट पीने से मना करना महंगा पड़ गया। दबंगों ने सेल्समैन को मारा पीटा और पेट्रोल पंप मालिक भी आया, उससे भी दबंगों ने पीटा है। बचाने के लिए वो आया था। आरोप है कि दबंग शराब के नशे में थे। पूरी वारदात जो है पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने 5 दबंगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है और पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के हजूरपुर रोड का बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से दबंगों ने मारपीट की है। सेल्समैन पेट्रोल पंप का जिक्र हो रहा है और ये सिगरेट पी रहे थे, वहां पर इन्हें मना किया गया और फिर इन्होंने मारपीट की है पेट्रोल पंप पर। न सिर्फ पेट्रोल पंप कर्मचारी को बल्कि पेट्रोल पंप मालिक को भी। प्रतापगढ़ में रंजिश में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो जेठवारा थाना के खड़वा खास गांव का बताया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। आज यूपी में सुबह 2 हादसे हो गए हैं। हाथरस में कार और कैंटर की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग जख्मी हो गए। ये सभी लोग बरेली से मथुरा जा रहे थे और शाहजहांपुर में एक बेकाबू बस 3 दुकानों को तोड़ती हुई पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि यहां पर भी 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 14 लोग जख्मी हो गए हैं। यानी कि 6 लोगों की कुल मौत हो गई और 7 और 14 21 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसा बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ शाहजहांपुर में, और जबकि हाथरस में हम बता रहे हैं कि 2 गाड़ियों की टक्कर होती है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मेन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया की टी-शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी-शर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर आ रही है कि ब्राह्मण सम्मेलन करेगी बीएसपी। 23 जुलाई को अयोध्या से इसकी शुरुआत होगी। पूरे प्रदेश में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। तो बीएसपी भी अब चुनावी मोड में आती हुई नजर आ रही है। 23 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरे प्रदेश भर में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करने वाली है। बड़ी खबर आ रही है। और क्योंकि बीएसपी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता सतीश मिश्रा हैं, तो वो इसकी अगुवाई करेंगे और कोशिश यही हो रही है। देखिए ब्राह्मण वोटों को रिझाने की। अगर आप बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखें, 2007 का अगर हम जिक्र करें और जिस वक्त वो सत्ता में आए थे उस वक्त काफ़ी सक्सेसफुल रही थी सोशल इंजीनियरिंग। शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, क्या पुराने ट्रैक पर बीएसपी आ रही है जो उनका हमेशा का फॉर्मूला था या कुछ तब्दीलियां हैं? बिल्कुल, देखिए सोशल इंजीनियरिंग बसपा का पुराना फॉर्मूला रहा है और उसी पैटर्न पर बसपा एक बार फिर से चुनावों से पहले, विधानसभा के आम चुनावों से पहले जो है वो अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि बसपा को भी इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश के सियासी चक्रव्यूह में वो क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद सबसे कमजोर राजनीतिक पार्टी के तौर पर है और आम जनमानस में इस बात की धारणा को खत्म करने के लिए एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बसपा सुप्रीमो मायावती चल रही हैं, जिसकी कड़ी की शुरुआत 23 तारीख से होगी। 23 जुलाई को
अयोध्या में पहला ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा ही ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सबसे बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, लिहाजा उनकी जो है वो उनके ऑब्जर्वेशन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद पूरे प्रदेश में जो है वो ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए, किस तरीके से काम करने के लिए जो तमाम चीजें हैं उन पर काम किया जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी को इस वक्त अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए ग्राउंड पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने की जरूरत है, लिहाजा उसी कड़ी में पहली जुगत कही जा सकती है। बिल्कुल, और अब बहुत दिलचस्प हो जाएगा। पिछले दिनों जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आते हैं। आपने देखा सेंटर में जो है एक ब्राह्मण चेहरे को खास तौर से जगह दी जाती है। कहा गया कि स्टेट में भी कुछ जिम्मेदारियां कुछ चेहरों को मिलेंगी। अब बीएसपी भी ब्राह्मण को रिझाने की कोशिश कर रही है, तो काफी दिलचस्प होता जा रहा है ये। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।